सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन आरएन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि अपन स्टार्ट कर रखे थे अपनी क्रिटिकल केयर नर्सिंग की क्लासेस के बारे में, तो 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी ले ली हैं। आज की जो क्लास है वो रहने वाली है अपने क्रिटिकल केयर नर्सिंग पे। और क्रिटिकल केयर नर्सिंग में अपन ने प्रीवियसली जो पढ़ा था वो जनरल क्रिटिकल अवेयरनेस क्या थी, किस तरीके से जरूरत पड़ी, इसी के साथ में अपने वेंटिलेटरी क्लास भी कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो लेक्चर्स आप कंप्लीट करके उसके बाद में आप कंटिन्यूएशन में यहाँ से स्टार्ट करें, सो दैट आपको क्लास जो है बेटर तरीके से समझ पाए। तो आज का जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कॉमन कंडीशंस इन आईसीयू। कॉमन कंडीशंस इन आईसीयू। कॉमन कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूं तो पहली कंडीशन है सेप्सिस एंड शॉक। देखिए सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस होता है कि इन्फेक्शन होना। क्या होना? इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन को क्या क्या हो सकता है भाई यहाँ पे इन्फेक्शन, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया कोई ना कोई, ठीक है। अब पेशेंट है, पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी क्या रहती है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को सेप्सिस के, फिर मैं बात करूं कि प्रोन होता है किसी भी इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके भाई क्या क्या हो सकता है, जैसे पेशेंट को फीवर आया, ठीक है, साथ ही साथ में चिल्स हुए, टैकीकार्डिया हुआ, ये सभी के सभी क्या है आपके सेप्सिस के जो है इंडिकेशंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर सेप्टिक शॉक क्या होता है। इस सेप्सिस की वजह से टिश्यू परफ्यूजन जो है आपकी बॉडी के जो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सेप्टिक शॉक। इसको अपन क्या बोलते हैं सेप्टिक शॉक। एक होता है रिफ्रैक्टरी सेप्टिक, एक क्या होता है रिफ्रैक्टरी सेप्सिस। देखिए सेप्सिस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन होता है सर। सेप्सिस का मतलब तो मैंने क्या बता दिया आपको, इन्फेक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्टरी की मैं बात करता हूं तो रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि ऐसा सेप्सिस हुआ है जिसको आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, डेस्पाइट ऑफ हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आप क्या नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक। उसको अपन क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक। चलिए बात करते हैं सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक में क्या करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है ऑर्गन्स का डिसफंक्शन होता है। क्या होता है? डिसफंक्शन होता है ड्यू टू डिसरेगुलेटेड इन्फेक्शन रेस्पॉन्स। डिसरेगुलेटेड इन्फेक्शन रेस्पॉन्स की वजह से आपके मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स क्या होता है यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। साइन की अगर बात करता हूं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि फीवर रहता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपो नहीं सही हाइपरथर्मिया होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा हाइपरथर्मिया होगा, थोड़ा सा मिस यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको आप हाइपरथर्मिया पढ़े, ठीक है। साथ ही साथ में टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, या फिर पेशेंट क्या हो सकता है डिसोरिएंटेड भी यहाँ पे हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए अगर बात करता हूं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हो, फ्लूइड रिसस्किटेशन कर सकते हो जैसे कि हाइपोटेंशन हुआ है, वैसोप्रेसर्स भी यूज कर सकते हो, या फिर सोर्स को कंट्रोल कर सकते हो कि किसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है इन्फेक्शन हुआ है, उस चीज को आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आपको करना है टू प्रिवेंट सेप्सिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपका एआरडीएस। एआरडीएस की अगर बात करता हूं तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS स्टैंड्स फॉर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी का मतलब कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाता, ब्रीथ नहीं कर पाता, या फिर मैं बात करूं कि ऑक्सीजनेशन जो है यहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। क्या होता है भाई यहाँ पे अक्यूट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल का क्या होना कम हो जाना, कहाँ पे आपके ब्लड के अंदर, विद बायलैटरल इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर आपके लंग्स के अंदर क्या हो गया वहां पे फाइब्रोसिस हो गया, नॉट ड्यू टू कार्डियक फेलियर। और ये किसकी वजह से नहीं होना चाहिए, कार्डियक फेलियर की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर कार्डियक फेलियर है तो उसको अपन एआरडीएस नहीं बोलेंगे, उसको अपन क्या नहीं बोलेंगे कार्डियक फेलियर की कंडीशन को एआरडीएस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आपका यूज लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन। किस वजह से हो सकता है कि आपने लो टाइडल वॉल्यूम जो है यूज किया। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि पर ब्रीथ इनहेल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है जो आप पर ब्रीथ में क्या करते हो इनहेल करते हो। अगर टाइडल वॉल्यूम की मैं नॉर्मल बात करूं हेल्दी एडल्ट के लिए तो वो कितना होता है आपका 500 ml। कितना होता है 500 ml। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही साथ में हाई पीप। हाई पीप का मतलब क्या है, अगर आपने वेंटिलेटर की क्लास देखी है तो मैंने आपको पीप का मतलब बता दिया। प्रोन पोजिशनिंग या फिर कंजर्वेटिव फ्लूइड्स आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या कंडीशन हो सकती है सर। और हो सकती है यहाँ पे पेशेंट को एकेआई। एकेआई का मतलब अक्यूट किडनी इंजरी, जिसको आप क्या बोल सकते हो ARF, अक्यूट रीनल फेलियर भी आप इसको
बोल सकते हो। क्या होता है भाई, सडन डिक्लाइन इन रीनल फंक्शंस। रीनल फंक्शंस क्या हो जाता है, सडनली कम हो जाते हैं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, ओलिगोयूरिया। इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया हो सकता है। एंड इंक्रीज या फिर राइजिंग क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है आपका एंड प्रोडक्ट होता है किसकी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट जो है बढ़ गया किसकी वजह से, क्योंकि क्रिएटिनिन क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, एंड प्रोडक्ट है किसका, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। किडनी क्या करती है, इस क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट आउट करती है। अब किडनी ही क्या हो गई यहाँ पे, रीनल फंक्शंस क्या हो गए, डैमेज हो गए या फिर हार्म हो गए वो, तो क्या होगा, पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो क्या नहीं हो पाएगा, एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्रिएटिनिन का लेवल जो है मोर देन 1 mg/dl है, कितना है, मोर देन 1 mg/dl, जो क्या किसको इंडिकेट करता है, आपके ARF, एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो सर नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 1 mg/dl। क्या होती है नॉर्मल वैल्यू, 1 mg/dl से कम होती है आपकी क्रिएटिनिन की। ठीक है सर, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है, मॉनिटर करना है इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक एंड आउटपुट आपको मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स देना है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो गया, आपकी किडनी क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मेन रोल प्ले करती है कि नहीं करती, करती है। अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को आपको क्या करना है, अवॉइड करते हो, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इवन दो आपकी PCM इज ऑल्सो ए नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, पैरासीटामोल भी क्या है यहाँ पे, नेफ्रोटॉक्सिक का रोल प्ले करती है। एंड इनिशिएट RR, रिकरेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट को हीमोडायलिसिस देना है। क्या देना है पेशेंट को, हीमोडायलिसिस जो है आपको पेशेंट को देना है, अगर पेशेंट को क्या हुआ है, बहुत ज्यादा एक्यूट किडनी इंजरी हुई है तो। नेक्स्ट है DIC। DIC का मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। देखिए इसकी अगर बात करता हूं तो क्या होता है, सिस्टमिक एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग, ठीक है, लीड्स टू कंजप्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। क्या होता है, सिस्टमिक एक्टिवेशन हो जाता है, साथ ही साथ में आपके क्लोटिंग फैक्टर्स जो है यहाँ पे सारे काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को आपको चेक करते रहना है। APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को आपको क्या करना है, चेक करना है। D टाइमर को आपको चेक करते रहना है। फिब्रिनोजेंस एंड प्लेटलेट्स को आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है। ट्रीट अंडरलाइन कोज, ऐसा क्या कोज है जिसकी वजह से पेशेंट को DIC है, उसको आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। और साथ ही साथ में रिप्लेट आपको क्या करना है, अगर प्लेटलेट कम है तो आपको कहना है ब्लड प्रोडक्ट्स में से प्लेटलेट जो है पेशेंट को क्या करनी है, ट्रांसफ्यूज करनी है। इसके लिए DIC के मैनेजमेंट के लिए। तो ये कॉमन कंडीशंस थी जो पेशेंट को हो सकती है, कहाँ पे, ICU में या क्रिटिकल केयर सेटअप के अंदर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग थेरेपी की, कि ड्रग थेरेपी क्या क्या होती है ICU के अंदर। ICU के अंदर अगर ड्रग थेरेपी की बात करता हूँ, सबसे पहला वैसोप्रेशर। वैसो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स, वैसो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। और साथ ही साथ में प्रेशर की बात करता हूं तो कंप्रेसर, यानी कि ये क्या करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे तो क्या करवाएंगे सर, सर ये BP को क्या करवा देंगे, इंक्रीज करवा देंगे। क्या करवा देंगे, ये आपकी BP को इंक्रीज करवा देंगे। दैट मीन्स वैसोप्रेशर्स आपको कब देने की जरूरत पड़ती है, जब पेशेंट का BP क्या हो, लो हो। पेशेंट का BP क्या हो, लो हो, उस केस में आप क्या करते हो, पेशेंट को वैसोप्रेशर्स देते हो। क्या देते हो, वैसोप्रेशर्स देते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज वेस्कुलर टोन टू सपोर्ट BP। ठीक है, वेस्कुलर टोन को आप क्या करना है, इंक्रीज करना है, सो दैट BP क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आपके पास में नोरएपिनेफ्रिन, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोरेड। क्या बोलते हैं इसको, नोरेड्रेनालिन। ये क्या करता है भाई, फर्स्ट लाइन इज सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के अंदर सबसे पहले अगर सेप्टिक शॉक की वजह से पेशेंट को हाइपोवोल्यूमिया हो या फिर BP लो हुआ है तो उसके अंदर अपने क्या क्या, क्या देना होता है, पेशेंट को नोरेड्रेनालिन देना होता है। क्या देना होता है, नोरेड्रेनालिन देना होता है। सर डोज भी बता दीजिए। डोज की अगर बात करता हूँ तो 0.01 mg/kg के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं। साथ ही साथ में BP कितना है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करते रहते हैं, ज्यादा या कम करते रहते हैं। सर ये करता क्या है, ये करता है आपकी हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इसको क्या बोलते हैं सर, सर इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स कौन से सब्सटेंस होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो हार्ट के FOC, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं।
दूसरी ड्रग क्या है सर, दूसरी ड्रग डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, यूज इन हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट को एरिथमिया और एरिथमिया के साथ ही साथ में क्या हुआ, पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, डोपामाइन को यूज करते हैं। साथ ही साथ में आपका वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन में क्या है, एड ऑन टू कैटेकोलामाइंस, इसके साथ में आपको क्या करना होता है, वैसोप्रेसिन। अगर नोरेट से काम नहीं चल रहा, नोरेट से भी काम अगर नहीं चल रहा, तो उस केस में अब आप क्या करते हो, वैसोप्रेसिन जो है स्टार्ट करते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सेडेटिव। सेडेटिव्स की जरूरत क्यों पड़ती है, सेडेटिव्स की जरूरत पड़ती है कि आप अगर पेशेंट जैसे कि कोई वेंटिलेटर वगैरह पे है, ठीक है, तो उसको सेडेट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, बेहोश करके रखने के लिए, सो दैट वो क्या ना करे, वेंटिलेटर से फाइटिंग ना करे, या फिर ट्यूबिंग वगैरह क्या ना करे, पुल ना करे, और स्टाफ को भी परेशान ना करे, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को सेडेटिव्स देते हैं। क्या करते हैं, सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब क्या करते हैं, डिक्रीज करता है कि इसको आपके सीएनएस को, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेडेटिव्स क्या कर देते हैं, सीएनएस की एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। देखिए भाई, पहली ड्रग आपकी प्रोपोफोल। कैसी होती है, प्रोपोफोल होती है सर, रैपिड ऑनसेट होता है इसका, और मॉनिटर होता है हाइपोटेंशन के लिए, ठीक है। अगर पेशेंट का बीपी ठीक ठाक है और आपको क्या करना है, सेडेटिव देना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोपोफोल दे सकते हो। लेकिन अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो आपको प्रोपोफोल जो है प्रीफर नहीं करनी है। दूसरी आपके पास में मिडाजोलम। मिडाजोलम क्या है सर, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होती है, और क्या करती है, रिस्क ऑफ एक्यूमुलेशन। ये जो मिडाजोलम है, इसका क्या होता है, ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग भी होती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एकेआई वगैरह है और उसको आपने क्या दे दिया, मिडाजोलम दे दिया, तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सामेथासोन, ठीक है। डेक्सोमेडिएटेड कैसे काम करती है भाई, लाइट सेडेशन के लिए यूज होती है, और लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। ये क्या करती है, लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। डेक्सोमेड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम डेक्सोमेड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या ड्रग होती है सर, ये वो ड्रग्स होती है जो दर्द को कम करती है। क्या करती है, डिक्रीज पेन, दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं, ठीक है। जैसे कि फेंटानिल हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये किसके लिए यूज करते हैं अपन, अभी मैंने आपको बताया कि पेन कंट्रोल के लिए करते हैं। और साथ ही साथ में इनको जब आप देते हो पेशेंट को, जब भी आप क्या कर रहे हो, फेंटानिल या मॉर्फिन दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन सी सर, एम्पेरिक थेरेपी बेस्ड ऑन सस्पेक्टेड इन्फेक्शन। जिस तरीके का इन्फेक्शन है उस तरीके का अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं सर, डिक्रीज इन्फेक्शन, डिक्रीज इन्फेक्शन, एडजस्ट पर कल्चर रिजल्ट। जैसे जैसे आपके कल्चर रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। भाई जब पेशेंट क्रिटिकल केयर में, तो उस टाइम पे भी आपको न्यूट्रिशन की तो जरूरत होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, फाइट करना होता है, किसके सर, इन्फेक्शन से भी फाइट करना होता है। साथ ही साथ में पेशेंट का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक रहेगा, तो पेशेंट का इंप्रूवमेंट या हेल्थ के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो क्या आएगा, फास्ट आएगा, रैपिड आएगा। इसलिए आपको न्यूट्रिशनल थेरेपी पे भी क्या देना है, ध्यान देना है क्रिटिकल केयर के अंदर। सबसे पहली न्यूट्रिशन थेरेपी आपके पास में एंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है सर, एंट्रल वर्ड यूज किया जाता है गट के लिए। किसके लिए, गट के लिए। एंट्रल वर्ड किसके लिए, गट के लिए, ठीक है। एंट्रल न्यूट्रिशन में प्रीफर्ड रूट अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप क्या करते हो भाई, सबसे नेचुरल मेथड से अगर आप क्या दोगे पेशेंट को न्यूट्रिशन दोगे, तो वो बेटरली पेशेंट को क्या कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को जो भी आपका एनजी ट्यूब लगा हुआ है या फिर एनजे ने जो जुजुनल ट्यूब लगा है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को फीड दे सकते हो, ठीक है। प्रिजर्व गट इंटीग्रिटी एंड इम्यून फंक्शंस। बिल्कुल, अगर आपने क्या किया, इंटरनल न्यूट्रिशन दिया, तो इट मींस आप क्या कर रहे हो, गट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। अरे होता है ना कि अगर किसी ऑर्गन को आप काम ना लो तो उसके फंक्शंस क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी कि एट्रोफी हो जाती है। क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। तो एट्रोफी ना हो आपकी गट की, यानी कि उसकी जो इंटीग्रिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए आप क्या करते हो, एंट्रल न्यूट्रिशन को प्राइमरी रखते हो। और इम्यून फंक्शंस को भी क्या करता है, ये मेंटेन करना रहता है। जैसे ही आईसीयू में चले गए, उसके 24 से 48 आवर्स में आपको क्या करना है, इनिशियली पेशेंट को इनिशिएट करना है। अगर कोई भी इश्यू नहीं है, आप अगर स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे पॉसिबिलिटी है, तो प्राइमरी आप किसको दोगे, वहां पे प्रायोरिटी एंट्रल न्यूट्रिशन को। दूसरा है टीपीएन, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब आईवी, पेरेंटल का मतलब क्या है, आईवी, इंट्रावीनस। या फिर मैं बात करूं डायरेक्टली, आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करोगे, न्यूट्रिशन दोगे। यूज इफ ईएन इज नॉट फेसिबल।
अगर EN पॉसिबल नहीं है, इनकी एंट्रल न्यूट्रिशन अगर पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को क्या दे सकते हो, आप PPN दे सकते हो। सेंट्रल लाइन नीडेड, यहाँ पे क्यों जरूरत है भाई, पेशेंट ये जो होता है PPN जो होता है ये क्या होता है, हाइपरटोनिक। कैसा होता है ये, हाइपरटोनिक होता है। तो हाइपरटोनिक होने की वजह से ये क्या करता है, विस्कस होता है, बेसिकली वेसिकेंट होता है, आपकी जो सराउंडिंग की जो टिश्यूज है उनके अंदर क्या होता है, ये फैलता है। क्यों फैलता है सर, हाइपरटोनिक होता है, साथ ही साथ में ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस में क्या करता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड जो होता है वो अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है फ्लूइड को, जिसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो, कभी कभी सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। क्या हो सकता है, पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को साथ ही साथ में अगर हाइपरटोनिक आप अगर आपने दिया, पेशेंट को फ्लूइड दिया है, तो क्या करेगा, सराउंडिंग टिश्यू से क्या करेगा, फ्लूइड को पुल करेगा। इसकी फिजियोलॉजी में आपको बताऊंगा जब आपको मैं ऑस्मोसिस, ऑनकोटिक प्रेशर, ये सब चीजें, फ्लूइड थेरेपी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको इसका पूरा मैकेनिज्म जो है आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, बने रहिए आप क्लासेस में, आपको वो क्लास भी देखने को मिलेगी बहुत जल्द। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या होता है, पेशेंट को स्क्लेरोसिस हो जाता है। किसका सर, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, स्क्लेरोटाइज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स की सेल्स के अंदर जो वाटर है वो तो कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, और वहां के जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, लार्ज वेन्स यूज करते हैं, यानी कि कौन सी आपकी, सेंट्रल लाइन यूज करते हैं। कौन सी करते हैं, सेंट्रल लाइन। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल ज्यादा होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डेक्सट्रोज होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है। तो डेक्सट्रोज अगर इसमें है तो ये क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएगा आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अगर आपने वहां पे स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक्स को यूज नहीं किया टीपीएन को हैंडल करते टाइम, तो हो सकता है पेशेंट को क्या हो जाए, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होने के चांसेस जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपने रेगुलेटेड फॉर्म में क्या नहीं दिया, पेशेंट को टीपीएन नहीं दिया, तो हो सकता है पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, मॉनिटर करना होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर सीवियरली स्टारवेटेड पेशेंट है, सीवियर स्टारवेशन, स्टारवेशन वर्ड यूज करते हैं भूखमरी के लिए। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसने बहुत दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं है, अगर उसमें आपने पेशेंट को टीपीएन स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। कौन सा है, रीफीडिंग सिंड्रोम। तो रीफीडिंग सिंड्रोम होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि रीफीडिंग सिंड्रोम में मेनली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंबैलेंस होता है, मेनली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस जो है वो होता है रीफीडिंग सिंड्रोम में। आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसका कमेंट में आंसर करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉनिटरिंग की। तो मॉनिटरिंग करना है आपको, जब भी आप टीपीएन दे रहे हो तो पेशेंट को ग्लूकोज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्राइग्लिसराइड और फ्लूइड बैलेंस को आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। मैंने बोला कि हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस है क्योंकि आप आई भी दे रहे हो। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स इसके अंदर एडेड होते हैं तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल आपके टीपीएन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड होता है तो वो भी बढ़ सकते हैं। और ग्लूकोज के लेवल को भी आपको क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, जब भी आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, टीपीएन प्रोवाइड कर रहे हो उस केस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। डेली वेट एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपको करते रहना है। डेली वेट क्यों करना है, कि ताकि आपको पता चल सके कि पेशेंट के अंदर जो है हाइपरवोलेमिया तो नहीं है, फ्लूइड का जो है वो रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, उसको आप असेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे पेशेंट का डेली वेट जो है वो आपको चेक करते रहना है और न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी आपको डेली करना है। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन कंट्रोल, की आप क्रिटिकल केयर में काम कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ में आपको कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल जो है यहाँ पे यूज करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल की अगर बात करता हूं तो आप जब भी क्रिटिकल केयर में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब मैं बात करूं तो कि वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो आपको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है ग्लव्स पहन लिया, मास्क नहीं पहना, तो वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या आएगा कि आप प्रॉपर पीपीई पहनो। सबसे पहला तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब यही है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है आप प्रॉपर तरीके से पहनो। ठीक है, इसी के साथ में हैंड हाइजीन को आप क्या करो, प्रमोट करो। और हैंड हाइजीन क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेसिक सा कंपोनेंट है हैंड हाइजीन। और हैंड हाइजीन का कितना बड़ा रोल है ये आपको हैंड वॉश से पता चलता है कि आप हैंड वॉशिंग को क्यों इतने प्रायोरिटी देते हैं, क्यों उसके इतने सारे स्टेप्स को आप सीखते हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि हैंड हाइजीन जो है की प्रोटेक्शन है, जो आप किसको प्रिवेंट करते हो, पेशेंट को होने वाले इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हो। ठीक है, साथ ही साथ में बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट आपको क्या करनी होती है, हैंड हाइजीन करनी होती है। ग्लव्स को यूज करना है, गाउन, मास्क व्हेन इंडिकेटेड, जब भी इंडिकेटेड है तो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो यूज करने होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर आईसीयू एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या आप यूज कर सकते हो आईसीयू एसोसिएटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहला है कोटी। कोटी का फुल फॉर्म क्या है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब आप क्या करते हो, पेशेंट को
इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते हो, पेशेंट को पूरी कैथेटर इंसर्ट कर देते हो। कैथेटर इंसर्ट कर दिया तो कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, ये कैसा है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। कैसा है, इन्वेजिव प्रोसीजर। और कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर अगर आप कर रहे हो पेशेंट पे, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर अगर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे चांसेज हैं इसके इन्फेक्शन होने के। किसके चांसेज हैं, इन्फेक्शन होने के। अगर इन्फेक्शन होने के चांसेज है तो यहाँ पे भी तो वही लिखा हुआ है कि कैथेटर से एसोसिएटेड है। कैसा है, कैथेटर से एसोसिएटेड है, और वो क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। क्या है, यूटीआई है। इसको अपन ने क्या बोल दिया, कोटी। क्या बोल दिया इसको, कोटी। तो कोटी से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब जरूरत हो तभी आपको क्या करना है, कैथेटराइज करना है पेशेंट को। दूसरा है यूज एसेप्टिक टेक्निक्स। जब भी आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को कैथेटराइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करनी है, एसेप्टिक टेक्निक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सो दैट पेशेंट को क्या ना हो, कोटी होने के चांसेस मिनिमम रहे। मेंटेन क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, अवॉइड डिस्कनेक्शन। आपको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम क्या करना है, यहाँ पे मेंटेन करना है, बार बार डिस्कनेक्शन करना नहीं है यूरिनरी बैग एंड कैथेटर का। नेक्स्ट आपके पास में ऑलवेज कीप द ड्रेनेज बैग बिलो द ब्लैडर। सो जो असेंडिंग होने वाला, असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग इन्फेक्शन। तो असेंडिंग इन्फेक्शन से अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या करोगे, ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज बैग जो है, उसको बिलो द बॉडी लेवल आप रखोगे, सो दैट असेंडिंग होने वाले इन्फेक्शन से आप क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको पेशेंट को। एंड एंश्योर करना है कि डेली आपको क्या करनी है, पेशेंट को कैथेटर केयर जो है प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है, कैथेटर केयर जो है आपको डेली प्रोवाइड करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि जब आप कैथेटर केयर प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को, उस टाइम पे मोशन क्या रहना चाहिए, मोशन कैसा रहना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं तो यूरिथ्रल मीटर से ग्लैंस पेनिस की तरफ आप क्या करोगे, मूव करोगे इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात करता हूं मैं कि सर क्लीनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, तो क्लीनिंग का प्रिंसिपल जो होता है वो होता है, हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लीनिंग का प्रिंसिपल जो होता है वो होता है स्टेराइल टू अनस्टेराइल, स्टेराइल टू अनस्टेराइल। या फिर मैं लिखूं सर क्लीन टू डर्टी, क्लीन टू डर्टी। ये आपकी क्या रहती है, स्टेप्स रहते हैं कि किस तरफ आप मूव करोगे, स्टेराइल फील्ड से अनस्टेराइल फील्ड की तरफ आप क्या करोगे, मूव करोगे जब भी क्लीनिंग कर रहे होगे। ये क्या है, ये है क्लीनिंग के प्रिंसिपल। क्या है ये, क्लीनिंग के प्रिंसिपल। और एक चीज समझिए, मान लीजिए मेरी बॉडी, अभी मैं बिल्कुल स्टेराइल हूं, अभी मैं क्या हूं, स्टेराइल हूं। मेरे सर पे किसी ने क्या रख दिया, कोई गोबर वगैरह रख दिया, सर पे क्या रख दिया, गोबर रख दिया। अगर मेरे सर पे गोबर रख दिया, उस केस में अब आप मेरे को नहलाना चाह रहे हो, नहलाओगे तो क्या मेरे सर पे पानी डालोगे, ठीक है, सर पे पानी डालोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये गोबर है मेरी पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। तो आपने क्लीन करने के बजाय मेरे को क्या कर दिया, अनक्लीन कर दिया। क्या कर दिया, अनक्लीन कर दिया। तो बेटर क्या होगा कि आप मेरी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ वॉश करते आओ, सो दैट जो क्लीन पार्ट है वो क्लीन रहे और अनस्टेराइल जो है वो भी क्या हो जाए, धीरे धीरे ठीक हो जाए। यही लिखा हुआ आपका कि स्टेराइल टू अनस्टेराइल। अगर अनस्टेराइल टू स्टेराइल गया तो क्या होगा कि ये पहले तो क्या था, अनस्टेराइल था, लेकिन पहले क्या था, स्टेराइल था। अब अनस्टेराइल को भी तुमने मूव करते करते कहां तक ले आए, स्टेराइल तक ले आए। तो ये क्या क्लीनिंग हुई, क्या नहीं, ये तो क्या हुआ, गंदा करना हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाला आपको स्टेप परफॉर्म नहीं करना है। बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है। अब आपको जरूरत ही नहीं है, आप जब थर्मामीटर की क्लीनिंग के लिए पढ़ते हो कि सर बल्ब टू स्टेम, स्टेम टू बल्ब, और उस चीजों को रटने की जरूरत कोई भी नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल को देखोगे, प्रिंसिपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंश्योर डेली कैथेटर केयर। बिल्कुल आपको करनी है सोप एंड वाटर से। परफॉर्म डेली असेसमेंट कैथेटर नेसेसिटी। डेली आपको चेक करना है कि पेशेंट को डीकैथेटराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आज रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को डेली असेस करना है। नेक्स्ट है एजुकेट स्टाफ प्रॉपर इंसर्शन एंड मेंटेन प्रोटोकॉल। स्टाफ को क्या करना है, एजुकेट करना है आपको कि भाई किस तरीके से कैथेटर के साथ में आपको डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लैप्सी। नेक्स्ट जो कॉमन इन्फेक्शन है वो कौन सा है, क्लैप्सी। क्लैप्सी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करता हूं तो क्या है, सेंट्रल लाइन, सीएल का मतलब सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। भाई आपके अंदर क्या कर दिया कि सर कैनुलेशन नहीं हो पाया, या पेशेंट को टीपीएन देना था, या पेशेंट सीवियर शॉक में था, तो आपको क्या करना पड़ा, पेशेंट को सेंट्रल लाइन इंसर्ट करनी पड़ी। उस सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करते टाइम भी आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन दे सकते हो, क्योंकि सेंट्रल लाइन कहाँ जा रही है, डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो उससे होने वाले इन्फेक्शन कहाँ होंगे, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होंगे। कहाँ पे होंगे, ब्लड स्ट्रीम में होंगे। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यूज मैक्सिमम बैरियर प्रिकॉशंस। आपको क्या करना है, बैरियर प्रिकॉशंस यूज करने हैं।
किसके लिए सर? ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्शन, जब भी आप क्या कर रहे हो, सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, बैरियर प्रिकॉशंस यूज करने हैं, जैसे कि स्टेराइल ग्लव्स यूज करने हैं, गाउन यूज करना है, मास्क यूज करना है, एंड ड्रेप जो है आपको स्टेराइल यहाँ पे यूज करना है। साथ ही साथ में क्लीन इंसर्शन साइट विद क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक, क्लोरहेक्सिडिन से आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को जो स्टेराइल फील्ड है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, या फिर जब भी इंसर्ट कर रहे हो तो उससे पहले स्किन जो प्रिपरेशन आप करते हो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, क्लोरहेक्सिडिन जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, रेफर सबक्लेवियन साइट और फीमोरल साइट या फिर एडल्ट व्हेन पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबल जो साइट होती है या मोस्ट चूजेबल जो साइट होती है वो कौन सी होती है, सबक्लेवियन होती है। कौन सी होती है, सबक्लेवियन। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आपने फीमोरल में डाला तो फीमोरल क्या है, डर्टी साइड रहता है, बार बार वेट होने के चांसेस है, पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकली इल है, तो यहाँ पे अगर वेट रहेगा तो वेट जो होती है, वेट सरफेस हमेशा बैक्टीरिया को क्या करती है, बुलावा देती है, इन्वाइट करती है कि आओ और ग्रो करो, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, सबक्लेवियन साइट को यूज करते हो। किसको, सबक्लेवियन साइट को। नेक्स्ट देखिए, यूज एंटी माइक्रोबियल इम्प्रेग्नेटेड कैथेटर इफ हाई इन्फेक्शन रिस्क, अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो आपको एंटी माइक्रोबियल इम्प्रेग्नेटेड क्या करते हैं, कैथेटर जो है वो यूज करने होते हैं। स्पेशल टाइप के वो होते हैं, कैथेटर होता है जो आप यूज कर सकते हो, सेंट्रल लाइन कैथेटर होते हैं जो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके रिस्क है इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट देखिए, परफॉर्म डेली रिव्यू ऑन लाइन नेसेसिटी, रिमूव इफ नॉट एसेंशियल। वही चीज है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उस चीज को क्या कर दो, हटा दो। कोई भी इन्वेजन प्रोसीजर अगर है तो वो क्या करता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस को बढ़ाता ही बढ़ाता है, कम नहीं करता है। तो उसकी नेसेसिटी है कि नहीं है, पेशेंट को उसकी जरूरत है कि नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो उसको क्या कर दो, हटा दो। अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन की अगर बात करता हूँ, नेक्स्ट में लिखा है परफॉर्म डेली रिव्यू ऑफ लाइन नेसेसिटी, हो गया ये तो। परफॉर्म रेगुलर साइट इंस्पेक्शन एंड ड्रेसिंग चेंजेस अंडर स्टेराइल टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, ये देखिए, डेली रिव्यू आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है रेगुलर साइट इंफेक्शन, आपको चेक करना है जहां पे कैथेटर लगा हुआ है कि वहां पे कोई पस वगैरह का फॉर्मेशन तो नहीं है। इस चीज के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है, और साथ ही साथ में ड्रेसिंग चेंज करना है। क्या करना है, ड्रेसिंग को डेली चेंज करना है यूजिंग स्टेराइल टेक्निक्स। क्या करना है आपको, स्टेराइल टेक्निक्स को यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रेसिंग जो है चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप क्या करोगे, स्क्रब द हब। स्क्रब को क्या करोगे, स्क्रब करना है किसको, हब को। जो सेंटर लाइन, जैसे इस तरीके से आपकी एक सेंटर लाइन होती है, इसके 3 पोर्ट होते हैं, मोस्टली कितने होते हैं, 3 पोर्ट्स होते हैं। बन गए 3 पोर्ट, ये बन गए 3 पोर्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट तो कहाँ होता है, पेशेंट साइट, ये तो क्या है आपकी पेशेंट साइट है। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितने होते हैं, 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं। तो ये क्या है, इसका हब है जहां से आप क्या करोगे, आईवी लाइन को कनेक्ट करोगे। तो जब भी आप कनेक्ट करने जा रहे हो उससे पहले आप क्या करो, एल्कोहल स्वैब लो या फिर क्लोरहेक्सिडिन स्वैब लो, और ये जो हब है इसको आप क्या करो, प्रॉपर तरीके से स्वैब से रोटेट करते हुए स्क्रब करो। स्क्रब करने से क्या होगा कि वहां पे प्रेजेंट जो माइक्रोब्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि आप किस तरीके से पेशेंट को कोटी या फिर क्लैप्सी से प्रिवेंट करेंगे। ये स्टेप्स आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा स्टेप जो है वो आपको हेल्प करेगा कोटी या फिर क्लैप्सी को प्रिवेंट करने में। इसी के साथ में अगर बात करूं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट 1 दे दिया जाएगा, आपको 3 ऑप्शन जो है सही दिए जाएंगे कि ऑल आर द हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कोटी और क्लैप्सी एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इनके एक रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको वहां पे क्या करना है, चूज करना होता है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं वेब। वेब के बारे में वैसे मैंने डिटेल में जो है आपको वेंटिलेटर के अंदर बता दिया है। वेब क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, वेंटिलेटर का या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर पूछे तो वो क्या है आपका, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एट 30 to 45 डिग्री अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दे सकते हो। इससे क्या होगा सर, इससे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो है वो कम हो जाता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, परफॉर्म करना है डेली सेडेशन इंटरप्शन। आपको क्या करना है, डेली सेडेशन इंटरप्शन को परफॉर्म करना है और रेडीनेस ऑफ एक्सट्यूबेशन को चेक करना है। इसको चेक करने के लिए सेडेशन को, सेडेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है, रिचमंड स्केल होता है। कौन सा होता है,
रिचमंड्स स्केल होता है। रिचमंड्स स्केल में क्या होता है भाई, यहाँ पे आप चेक करते हो कि पेशेंट को सेडेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है। ओवर सेडेशन या अंडर सेडेशन से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, रिचमंड स्केल यूज करते हो। इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं सर, इसके अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं, जिनके लिए आप क्या करते हो, पेशेंट को असेस करते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। इतना मैंने आपको बता दिया अभी क्लास में कि सेडेशन की रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, रिचमंड स्केल का यूज करते हो। इसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको डेली सेडेशन इंटरप्शन देने हैं और साथ ही साथ में आपको चेक करना है कि पेशेंट रेडी है कि नहीं है किसके लिए, एक्सट्यूबेशन के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंडक्ट ओरल केयर विद क्लोरहेक्सिडिन 0.12% एटलीस्ट ट्वाइस डेली। आपको क्या करनी है, डेली ओरल केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देखिए, क्लोज सक्शन सिस्टम आपको यूज करना है। अवॉइड रूटीन चेंजेस ऑफ सर्किट। सर्किट को डेली चेंज करने से अच्छा है कि आप क्या करो, क्लोज सक्शन डिवाइस जो है आप यूज करो, सो दैट होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। नेक्स्ट आपके पास में ड्रेन एंड डिस्कार्ड कंडेंसेट फ्रॉम वेंटिलेटर सर्किट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कि एस्पिरेट कर जाता है पेशेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, कि उसके अंदर एक ड्रेन लगा होता है, उस ड्रेन को आपको क्या करना है, डेली खाली कर देना, साथ ही साथ में डिस्कार्ड कर देना जो भी उसके अंदर कंडेंसेट आया है। कंडेंसेट का मतलब, अरे जैसे आपने क्या किया, पेशेंट नॉर्मली जब ब्रीथ करता है तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है कि नहीं होती, वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, सर्किट के अंदर इकट्ठी होने लग जाती है। उसी को इन्होंने क्या बोला, कंडेंसेट, उसी को क्या बोला, कंडेंसेट। तो इस कंडेंसेट को आपको डेली की ड्रेन करना है और डेली की डेली क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, सो दैट एस्पिरेशन ना हो। अवॉइड गैस्ट्रिक ओवर डिस्टेंशन एंड एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपने क्या किया, पेशेंट को ओवरली क्या कर दिया, पेशेंट को ओवर डिस्टेंशन कर दिया, यानी कि आपने जो बहुत ज्यादा फीड दे दी, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे भी ज्यादा, एज इंडिकेटेड फीड थी उससे भी ज्यादा फीड अगर आपने पेशेंट को दे दी, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एस्पिरेशन अगर होगा तो वहां पे क्या होता है, आपका चांसेस ऑफ वेप बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोवाइड सबग्लोटिक सक्शनिंग इन इंट्यूबेटेड पेशेंट इफ अवेलेबल। सबग्लोटिक सक्शन आपको देना ही देना है, यानी कि ओरल सक्शन वो भी आपको डेली परफॉर्म करना है। आप एंडोट्रेकियल ट्यूब से तो सक्शन करते ही करते हो, लेकिन सबग्लोटिक इन्फेक्शन, सबग्लोटिक एस्पिरेशन या सबग्लोटिक सक्शनिंग भी क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंट वेप। वेब से प्रिवेंट करने के लिए आप ये सब चीजें करते हैं। नेक्स्ट आपका इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन जो है क्या क्या होते हैं, इथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन आईसीयू के अंदर क्या क्या होता है, डीएनआर एंड एएनडी। डीएनआर स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिसस्किटेट, और एएनडी क्या है सर, एएनडी है अलाउ नेचुरल डेथ, अलाउ नेचुरल डेथ। ये दो वर्ड्स हैं, डीएनडी एंड टीएनए, सॉरी एएनडी। ठीक है, तो अलाउ नेचुरल डेथ या डू नॉट रिसस्किटेट। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की ऑटोनॉमी, यहाँ पे किस चीज को, पेशेंट ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं, जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो आप क्या नहीं करते, पेशेंट को सीपीआर नहीं देते। या फिर ये बेसिकली किसके अंदर फॉलो किया जाता है, जो टर्मिनल इल पेशेंट है उनकी पीसफुल डेथ को प्रमोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डीएनआर करते हैं, सो दैट पेशेंट को और ज्यादा तकलीफ ना दे, पीसफुल डेथ हो जाए, उसके लिए प्रमोट करते हैं। सो अपन क्या करते हैं, वहां पे डीएनआर अप्लाई करते हैं। स्टिल इंडिया के अंदर लीगलाइज नहीं है डीएनआर, जो है इंडिया के अंदर अभी भी लीगलाइज नहीं है। आपको किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर डीएनआर नहीं मिलेगा कि डीएनआर इज ऑथेंटिकेटेड इन इंडिया, बट हाँ प्रैक्टिस चल रही है, काफी ज्यादा चल रही है। इस पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है, यूजुअली चीजों का यूज होने से पहले मिसयूज बहुत होता है। ठीक है, तो डीएनआर का मिसयूज ना हो, इस चीज के लिए कुछ पायलट स्टडीज चल रही है, और बहुत ही जल्द शायद इंडिया के अंदर भी क्या हो जाएगा, लीगलाइज हो जाएगा, लेकिन स्टिल लीगलाइज नहीं है। हाँ प्रैक्टिस हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेस्पेक्ट पेशेंट एंड फैमिली विशेष अबाउट द रिसस्किटेशन। बिल्कुल मैंने क्या बोला, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या, पेशेंट डिसीजंस को आपको क्या करना है, यहाँ पे रेस्पेक्ट करना है। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे क्लियर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है भाई। डीएनआर कंसेंट होना जरूरी है, क्या होना है, डीएनआर कंसेंट होना जरूरी है। एक होता है डीएनआई, एक होता है डीएनआई। डीएनआई का मतलब क्या है, डू नॉट इंट्यूबेट, डू नॉट इंट्यूबेट। डू नॉट इंट्यूबेट की क्यों जरूरत पड़ती है, अगर पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है तो पेशेंट खुद से ही साइन करके देता है कि मुझे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ना डाला जाए, तो दैट इज डीएनआई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हर एक चीज के लिए आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने की जरूरत है। पेशेंट को आप पहले क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे उससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में,
बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी होती है, डॉक्टर की होती है। नर्स क्या करती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट को विटनेस करती है। नर्स क्या करती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट को विटनेस करती है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेना है। एक्सप्लेन द रिस्क बेनिफिट ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जो भी रिस्क और बेनिफिट है प्रोसीजर से रिलेटेड उन चीजों को। साथ ही साथ में दूसरा है ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट और लीगल सरोगेट, पेशेंट से या फिर उसके जो लीगल सरोगेट्स हैं उनसे आपको क्या करना है, कंसेंट जो है वो डराइव करना है या लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिखा है लीगल पेशेंट या लीगल सरोगेट। इसका मतलब क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कंसेंट कौन दे सकता है। कंसेंट सबसे पहले चीज तो कि किसके फायदे के लिए जाता है। कंसेंट हमेशा किसी भी लीगल ऑब्लिगेशन से बचाने के लिए लिया जाता है और प्राइमरीली ये किसके लिए, डॉक्टर के लिए जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट अथॉरिटी कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। जो भी डिसीजंस ले रहा है वो कौन है, डॉक्टर है। अपन क्या कर रहे हैं, उन डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंसेंट सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कंसेंट क्यों लिया जाता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन डॉक्टर। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज, कौन दे सकता है आपको कंसेंट, पेशेंट इटसेल्फ। अगर पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, अगर पेशेंट माइनर नहीं है, अगर पेशेंट जो है बिल्कुल कॉन्शियस ओरिएंटेड है, तो कौन दे सकता है, प्राइमरीली पेशेंट। पेशेंट खुद अपने आप के लिए कंसेंट दे सकता है। ये तो कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ये तो कोर एक तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि पेशेंट खुद दे दे तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा कौन दे सकता है सर, अगर पेशेंट मैरिड है तो स्पाउस। अगर पेशेंट मैरिड है तो कौन दे सकता है, स्पाउस। अगर पेशेंट अनमैरिड है तो मम्मी पापा या फिर मदर फादर जो है वो दे सकते हैं। भाई बहन जो है यहाँ पे किस में नहीं आते, सैरोगेट में नहीं आते। भाई बहन जो है सैरोगेट में नहीं आते। अगर मम्मी पापा भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में देंगे भाई बच्चे के दादा दादी या फिर नाना नानी जो है वो करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेंट जो है प्रोवाइड करेंगे। रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक सिनेरियो भी हुआ था जिसके अंदर हुआ क्या कि अपन जैसे ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लेते हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या करते हैं, प्लेज लेते हैं कि भाई मैं अगर मेरे को कल को कुछ होता है तो मैं अपने ऑर्गन्स क्या करना चाहूंगा, डोनेट करना चाहूंगा या चाहूंगी, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन की प्लेज आपने ले ली। अब बाई चांस अगर आपकी डेथ होती है या फिर डिजीज आप होते हो तो उस केस में क्या होता है कि घर वालों ने आपकी जो ऑटोनॉमी थी उसकी रेस्पेक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया कि भाई चलो ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन हार्वेस्टिंग जो है कर सकते हो। लेकिन अगर पेशेंट मैरिड है और उसकी स्पाउस या उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड ने आके मना कर दिया कि नहीं, इनका ऑर्गन हार्वेस्टिंग जो है वो नहीं होना चाहिए, तो क्या उस केस में आप कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर पेशेंट ने ऑर्गन डोनेशन ड्राइव के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या कर रखी है, सेल्फ प्लेज ले रखी है, तो भी आपको कंसेंट की जरूरत तो वहां पे पड़ती है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फोकस करते हैं किस पे, कंफर्ट पे, कि कंफर्टेबली पेशेंट की जो लाइफ है वो क्या हो, एंड हो। डिग्निटी हमेशा मेंटेन करनी है आपको, चाहे वो लाइव हो चाहे वो डेथ हो, ठीक है। कोई भी अगर पेशेंट है तो उसकी डिग्निटी को हमेशा अपने को क्या करना है, मेंटेन करना है। और सिम्टम मैनेजमेंट, सिम्टम का मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट को पेन है तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को पेन किलर या फिर एनाल्जेसिक्स दे सकते हो। तो ये क्या करता है, पेशेंट की पीसफुल डेथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सपोर्टिव फैमिली इमोशनली एंड विद इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल आपको फैमिली को हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी वो जानना चाहते हैं वो आपको उनको बताना है। और साथ ही साथ में उनको क्या करना है, इमोशनली सपोर्ट भी करना है। क्या करना है, इमोशनली भी सपोर्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास में एडवांस डायरेक्टिव क्या क्या है भाई। एडवांस डायरेक्टिव की अगर बात करता हूं कि डॉक्यूमेंट एक्सप्रेसिंग पेशेंट ट्रीटमेंट एंड प्रेफरेंसेस, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल ऑफ नर्स इन क्रिटिकल केयर। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और रोल ऑफ नर्स क्या है। तो सबसे पहला है कि क्रिटिकल केयर के अंदर प्लेज ए पाइवोटल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। बिल्कुल नर्स का एक मेजर रोल होता है क्रिटिकली इल पेशेंट को मैनेजमेंट में। देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पैन क्लिनिकल, बिल्कुल क्लिनिकल होता है, टेक्निकल, इमोशनल, इथिकल एंड कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब पूरी टीम के साथ में, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी अदर वार्ड बॉय वगैरह हो गए, ठीक है, उन सबके साथ में मिलकर क्या करती है नर्स, पेशेंट को केयर जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। इथिकल केयर प्रोवाइड करती है, बिल्कुल इथिकल करवाती है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और टेक्निकल चीजों के बारे में भी आपको अवेयरनेस जो है, स्किल्ड होना जरूरी है। और क्लिनिकल तो आपका मेन रोल यहाँ पे रहता ही रहता है। बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहला है क्लिनिकल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। क्लिनिकल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, क्लिनिकल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग का यहाँ पे रोल क्या है, देखिए परफॉर्म फ्रीक्वेंट हेड टू टो असेसमेंट। ये आपको क्या करना है, हेड टू टो असेसमेंट जो है पेशेंट का करना है।
ओपन हावरली और मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंड ऑन द पेशेंट एक्यूटी। पेशेंट को कितनी इस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, हावरली या फिर फ्रिक्वेंटली आप क्या कर सकते हो, पेशेंट पे हेड टू टो असेसमेंट जो परफॉर्म कर सकते हो। और मॉनिटर करना है किस चीज के लिए, या इंटरप्रेट करना है वाइटल साइंस के लिए, टीपीआर बीपी के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है, जैसे कि आपका जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल या प्यूपिल रिफ्लेक्शन कैसे हैं, उस चीज के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है। हीमोडायनामिक पैरामीटर्स क्या है, जैसे कि सेंट्रल वेनस प्रेशर या फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है पेशेंट का, उस चीज के लिए असेस करना है। फ्लूइड बैलेंस के लिए आपको चेक करना है, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है। लेबोरेटरी रिजल्ट्स क्या कहते हैं, एपीजी वगैरह परफॉर्म करनी है। इलेक्ट्रोलाइट एंड रीनल एंड हिपैटिक पैनल्स को आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है। एक अच्छी नर्स के ये रोल है कि वो इन सब चीजों को क्या करे, चेक करती रहे, ठीक है। जब भी हो रहे हैं रिपोर्ट्स वगैरह उन चीजों को चेक करते रहे, ये नहीं कि बस सिर्फ मेडिसिन दे दी, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करा दी एंड हो गया भाई, ये नर्सिंग का काम है। नहीं, एक नर्स जो है वो होलिस्टिकली पेशेंट को क्या करती है, ट्रीट करती है, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें हैं कि आप पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी करेंगे, आप पेशेंट के वाइटल्स भी चेक करेंगे, आप पेशेंट के लैब रिपोर्ट्स को भी चेक करेंगे, आप पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस को भी चेक करेंगे, आप पेशेंट का हीमोडायनामिक स्टेटस क्या है उस चीज के लिए भी पेशेंट को क्या करेंगे, असेस यहाँ पे करेंगे। क्लियर है। आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग साइंस, बिल्कुल आप तभी कर पाएंगे जब आप असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। जब आप असेसमेंट परफॉर्म करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, और उनको क्या करते हैं, अर्ली वार्निंग साइंस को आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर पेशेंट को अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है या फिर हाइपोटेंशन है या फिर टैकिपनिया, इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना, पेशेंट को असेस करना है। नेक्स्ट रोल की बात करते हैं। नेक्स्ट रोल है वेंटिलेशन एंड एयरवे मैनेजमेंट में। कौन सा है, वेंटिलेशन एंड एयर मैनेजमेंट के अंदर एंश्योर पेटेंसी ऑफ आर्टिफिशियल एयरवे। जो भी आर्टिफिशियल एयरवे, ट्रेकियोस्टोमी हो गई या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, उनकी पेटेंसी को आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। मॉनिटर वेंटिलेटर सेटिंग एंड अलार्म्स। ऐसा नहीं कि अलार्म बज रहा है और आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हर एक अलार्म जो है शुड बी मॉनिटर्ड, शुड बी चेक्ड। चाहे कोई भी अलार्म हो, अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि अलार्म बज रही है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, नहीं, उस पर पेशेंट की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा ये चीज सोचिए, ठीक है। ये चीज सोच के आपको क्या करना है, हर एक अलार्म को क्या करना है, नोटिस करना है, और उसको देखना जाके कि पेशेंट को क्या दिक्कत हुई है या फिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से अलार्म कर रहा है ये। उन सब चीजों को आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट देखिए, परफॉर्म सक्शनिंग, प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन एंड मॉनिटर द वेब प्रिवेंशन। बिल्कुल वेंटिलेटर एसोसिएटेड बंडल से आपको क्या करना, प्रिवेंट करना है, ह्यूमिडिफिकेशन करना है, सो दैट पेशेंट की म्यूकोजा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकोजा वो ड्राई ना हो और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सको। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, प्रॉपर सक्शनिंग जो है परफॉर्म करनी है, सो दैट एयरवे की क्या कर रही है, पेटेंसी जो है वो यहाँ पे मेंटेन रहे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असिस्ट वीनिंग एंड एक्सट्यूबेशन। आपको असिस्ट करना है किसके अंदर, वीनिंग के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि सर आप क्या करते हो, डेली सडेशन को कम करते हो, सडेशन को क्या करते हो, इंटरप्ट करते हो, सो दैट आप चेक कर सको कि पेशेंट के अंदर ओरिएंटेशन कितना है, पेशेंट कमांड्स को फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, जीसीएस कैसा है, ग्लासगो कोमा स्केल कितना है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, पेशेंट का एक्सट्यूबेशन प्लान करते हो, तो वो आपको क्या करना है, प्रॉपर चेक करते रहना है। सपोर्ट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एंड एंश्योर मास्क फिट एंड स्किन इंटीग्रिटी। बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में क्या होता है कि एक तो मास्क जो होता है वो क्या होता है, टाइट होता है। कभी कभी क्या करता है पेशेंट उसको लूज कर लेता है, तो वहां से क्या होगी, एयर की लीकेज होगी। एयर की लीकेज अगर होगी तो पेशेंट को वेंटिलेशन जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा है स्किन इंटीग्रिटी को चेक करते रहना है, क्योंकि मास्क जो होता है टाइट फिटिंग होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो फेस पे है वहां पे क्या हो सकते हैं, इंजरीज हो सकते हैं, प्रेशर इंजरीज हो सकती है, या मैं बात करूँ कि एक तरीके के बेड सोर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बेड सोर। और बेड सोर सिर्फ वो नहीं है जो बेड की वजह से होता है, किसी भी प्रेशर की वजह से। बेड सोर की फिजियोलॉजी कहते हैं कि प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की स्किन इंटीग्रिटी क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, प्रेशर इंजरीज। आजकल एक नई टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी है इसी चीज के लिए, दैट इज प्रेशर इंजरीज। तो प्रेशर इंजरीज के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फ्यूजन मैनेजमेंट। ये भी नर्स का क्या है, प्राइमरी रोल है यहाँ पे क्रिटिकल केयर में। दैट इज एडमिनिस्टर करना है, क्या करना है, एडमिनिस्टर क्रिटिकल मेडिकेशन सच एज वैसोप्रेसर्स जो भी आपने पढ़ी, सेडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी एरिथमेटिक्स एंड एंटीकोगुलेंट्स आपको क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। यूज इन्फ्यूजन पंप्स, आपको क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप को यूज करना है। एंड टाइट्रेट डोजेज, आपको टाइट्रेट करनी है डोजेज को ऑन बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड पेशेंट रेस्पॉन्स। जितना पेशेंट को जरूरत है उस हिसाब से, या फिर जो ड्रग का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप में डोज या फिर रेट जो है या फिर वॉल्यूम जो है वो सब चीजें आपको मॉनिटर करते हुए क्या करनी है, पेशेंट को इन्फ्यूज करनी है, सो दैट उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन या फिर उनसे आने वाले रेस्पॉन्सेज से आप क्या कर सको, पेशेंट को बेटर तरीके से मैनेजमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर पाओ। नेक्स्ट आपके पास है मॉनिटर द ड्रग इंटरेक्शन
साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी, बिल्कुल इन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप ड्रग्स से होने वाले जो भी रिएक्शंस है उनसे आप मॉनिटर कर पाओ पेशेंट को, कि उसकी वजह से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, कोई पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है, या फिर उनकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, फार्माकोलॉजी पढ़ते हो। वरना फार्माकोलॉजी आपके ऐसे क्या काम की है, एज ए नर्स अगर देखा जाए तो आपका प्राइमरी रोल फार्माकोलॉजी में कोई भी नहीं, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी तो आप हो नहीं। तो आपका क्या रोल है फार्माको पढ़ने का, फार्माको पढ़ने का रोल सिर्फ इतना सा है आपका कि पेशेंट को होने वाली ड्रग से होने वाली एलर्जीज, उनसे होने वाली टॉक्सिसिटी इफेक्ट, उनसे होने वाले रेस्पॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब चीजों के बारे में आपको क्या करना हो, चेक करना है, सो दैट आप पेशेंट को होलिस्टिकली का मतलब क्या होता है, कंप्लीट चारों तरफ से आप हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो आपका क्लिनिकल हो, चाहे वो आपका थेरापेटिक हो, चाहे वो आपका केयर से रिलेटेड हो, इन सब चीजों को आपको क्या करना है, पेशेंट को एक तरीके से सपोर्ट देना है, सो दैट पेशेंट की जो हेल्थ है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट आपके पास में कैलकुलेट एंड वेरीफाई ड्रिप रेट्स, डोजेस एंड इन्फ्यूजन कंपेटेबिलिटी, बिल्कुल ये तो आपको चेक करना ही है। ये तो आपको ड्रग कैलकुलेशन जो है आप पढ़ते हो कि पेशेंट को ड्रिप रेट किस रेट से चलेगी, ठीक है, इसी के साथ में पेशेंट को कितना डोज देना है, ये सब चीजें, या फिर ड्रग की या फिर इन्फ्यूजन की कंपेटेबिलिटी कैसी है, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, चेक करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ में कर लेते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट कौन सा आपका, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी। मेंटेन स्टेराइल टेक्निक्स फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर्स, आपको क्या करना है, हमेशा स्टेराइल टेक्निक्स को फॉलो करना है। ये तो अपन पहले से बात करते हैं कि हर एक इन्वेजिव प्रोसीजर में आपको क्या करना है सर, आपको करना है कि आप क्या करें, स्टेराइल टेक्निक्स को फॉलो करते रहें, चाहे वो कैथेटर इंसर्शन हो, चाहे आप ड्रेसिंग कर रहे हो, किसी भी बैंडेज चेंज कर रहे हो, इन सब चीजों में आपको क्या करना है, ओपन वुंड से डील करते टाइम या फिर किसी भी कैथेटर से डील करते टाइम, कोई सेंट्रल लाइन से डील करते टाइम, एवरी टाइम आप जब भी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो उस टाइम पे आपको क्या करनी है, स्टेराइल टेक्निक्स को फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट वही अडेयर द इन्फेक्शन प्रिवेंशन बंडल्स फॉर कोटी एंड क्लेप्सी एंड वेप, इन तीनों के इन्फेक्शन कंट्रोल बंडल्स जो है मैंने आपको बता दी क्या क्या बंडल्स होते हैं, जो भी स्टेप्स है वही क्या है, बंडल्स है। नेक्स्ट आपके पास में टर्न एंड रिपोजिशन पेशेंट टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, आपको प्रेशर सोर से प्रिवेंट करना भी आपकी क्या रहती है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंप्लीमेंटेशन फॉल प्रिवेंशन, रिस्ट्रेंट प्रोटोकॉल एंड सेफ्टी राउंड्स, आपको ये करना है पेशेंट को फॉल ना हो, पेशेंट गिरे ना, ठीक है। साथ ही साथ में रिस्ट्रेंट प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को आप कब रिस्ट्रेन कर सकते हो, किसकी परमिशन से आप पेशेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हो, ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो रोल है वो है आपका कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें देखिए क्या होता है भाई, इसमें होता है कि आप क्या करते हो, पेशेंट के रिलेटिव्स या फिर पेशेंट से क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो आने वाले ट्रीटमेंट मोडेलिटीज के बारे में, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके बारे में, साथ ही साथ में आप क्या करते हो, पेशेंट को सपोर्ट करते हो, कौन सा सर, सॉरी डॉक्यूमेंट करते हो जो भी आप उसको दे रहे हो। डॉक्यूमेंट वाइटल साइंस, असेसमेंट, इंटरवेंशन, रेस्पॉन्स एंड डे केयर प्लान एंड एक्यूरेटली एंड रियल टाइम, बिल्कुल आपको ये बहुत जरूरी है, जो भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्या वाइटल साइंस है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या आपने असेस किया वो चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इंटरवेंशन क्या दिया उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसका रेस्पॉन्स क्या आया, उसका रेस्पॉन्स क्या है ये आपको करना है, और साथ ही साथ में केयर प्लान को आपको क्या करना है, रियल टाइम बेसिस पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको लीगल इंप्लीकेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, हमेशा लीगल इंप्लीकेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइड शिफ्ट हैंडओवर्स, आपको क्या करना है, शिफ्ट हैंडओवर देना है यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट लाइक SBAR, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पेशेंट का हैंडओवर जो है प्रोवाइड करना है नेक्स्ट शिफ्ट को। क्या है ये, SBAR, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हैंडओवर जो है, शिफ्ट हैंडओवर जो है प्रोवाइड करना है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इंटरडिसिप्लिनरी टीम, जैसे कि डॉक्टर हो गए, रेडियोथेरेपिस्ट हो गए, आपको फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, इन सबसे आपको क्या करना है, कोऑपरेट करके या इंटरडिसिप्लिनरी टीम से आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास में कीप फैमिलीज इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन केयर डिसीजंस व्हेन एप्रोप्रिएट, जब भी आपको लगे कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स इस चीज में इन्वॉल्व होने चाहिए, वहां पे आपको क्या करना है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, उनको इन्फॉर्म करना है पेशेंट की एक्चुअल हेल्थ कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, नेक्स्ट कौन सा आपका, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। इसमें देखिए एड्रेस पेशेंट एंजाइटी, पेशेंट को किस चीज से एंजाइटी है उस चीज को आपको क्या करना है, एड्रेस करना है। फियर कंफ्यूजन स्पेशली इन इंट्यूबेटेड और सेडेटेड पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो इंट्यूबेटेड है, सेडेटेड है, उनमें आपको एंजाइटी और फियर और कंफ्यूजन को आपको क्या करना है, हमेशा एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, डर लग रहा तो डरता रहे,
ठीक है। फियर, एंजाइटी, इन सब चीजों को आपको क्या करना है, कम करना है। और कम कैसे कर सकते हो आप, पेशेंट से उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवा के ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको वहां पे करना है, सो दैट आप पता कर सको कि पेशेंट को किस चीज से एंजाइटी हो रहा है, किस चीज का उसको डर लग रहा है। ये कब आइडेंटिफाई कर पाओगे, जब आप पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप करोगे या फिर उसको एक्सप्रेस करने का मौका दोगे। ऐसा नहीं है कि बस पेशेंट कह रहा है और आप सुनते रहे छोड़ते रहे, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग क्राइसिस एंड एंड ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी आपको पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट और उसके रिलेटिव सॉरी फैमिली मेंबर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट करना है और इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड क्राइसिस, जब पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा डिटोरिएट हो रही है उस टाइम पे भी, एंड एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में आपको क्या करना है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है। एडवोकेट फॉर कंपनसेट केयर एंड कंफर्ट मीजर्स, ठीक है। जो भी कंपनसेट केयर है उसके लिए आपको एडवोकेसी करनी है और साथ ही साथ में कंफर्ट मीजर्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं। लास्ट एंड फाइनल जो रोल है वो है इथिकल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। इथिकल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बात करूं तो एंश्योर करना है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बिल्कुल इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेना ही लेना है। दूसरा है पेशेंट ऑटोनॉमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। पेशेंट ऑटोनॉमी के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि ऑटोनॉमी क्या है, पेशेंट के जो डिसीजंस है उनको आपको क्या करना है, हमेशा रेस्पेक्ट करना है, उनको मानना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने बोला और तुम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, जो भी पेशेंट की कंडीशन है, वो अनटिल अनलेस कोई जो ऑथेंटिकेटेड जो पर्सन है उसके अलावा आप किसी को भी नहीं एड्रेस करोगे। नेक्स्ट है असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएनआर, पैलिएटिव और एंड ऑफ लाइफ केयर प्लान्स। आपको असिस्ट करना है किसके अंदर, डीएनआर, डू नॉट रेसिस्ट के टेस्ट के अंदर। पैलिएटिव क्या है वो भाई, पैलिएटिव होती है हमेशा एंड केयर लाइफ, एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर होती है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर पेशेंट को जो है सिम्टोमेटिकल मैनेजमेंट दिया जाता है, सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब पेशेंट को क्योर पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, क्योर पॉसिबल नहीं है अगर किसी बीमारी का, तो अपन क्या करते हैं कि देखिए अब इसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि पेशेंट की जो कंफर्ट है उसके लिए अपन काम कर सकते हैं। पेशेंट को दर्द हो रहा है आप दर्द दे दो, दर्द के लिए दवाएं दे दो। पेशेंट को फीवर आया आप फीवर के लिए दवाएं दे दो, ठीक है। पेशेंट को नींद नहीं आ रही आप नींद के लिए दवाएं दे दो। तो ये क्या है, पैलिएटिव मैनेजमेंट। पैलिएटिव कब देते हैं अपन, एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में जब डिस्कस करते हैं। और पैलिएटिव कब देते हैं, जब कोई भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी या ट्रीटमेंट जो प्लान है वो पॉसिबल ना हो, उस केस में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को पैलिएटिव केयर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास में पार्टिसिपेट इन एथिकल डिस्कशन एंड एडवांस केयर प्लानिंग्स, ठीक है। हमेशा एक नर्स को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है एडवांस केयर प्लानिंग के अंदर। साथ ही साथ में एथिकल जो डिस्कशन होते हैं उनमें नर्स को क्या करना चाहिए, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो नर्स का रोल को यहाँ पे प्ले करती हैं। तो इसी के साथ में जो है आपका क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप तुम लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। साथ ही साथ में लाइक शेयर करते रहिए क्लास को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।